हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वी में। आज हम लोग साइंस सीरीज की तीसरी वीडियो पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के बारे में बात की है। इससे पहले का पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को देखा है, उनके आंसरों के बारे में बात किया है और वो सारे क्वेश्चन जो भी मैंने ये इस वीडियो में ला रहा हूँ वो किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए और समय की बर्बादी से बचते हुए चलिए हम लोग आज के जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी एक रूप से पौधे से पोषण प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग ये छोटे छोटे पॉइंट को भी समझते चलेंगे कि ये परजीवी वर्ड जो है ये परजीवी होता क्या है। तो परजीवी का पहले डिफिनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा कि परजीवी हम किसे बोल सकते हैं। परजीवी वो जीव होते हैं जो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए अन्य जीव पर या इसके अंदर रहते हैं। क्लियर? परजीवी क्या है? तो परजीवी वो जीव है जो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए अन्य जीव पर या उसके अंदर रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे परजीवी कहते हैं। तो ये हमारा था परजीवी का डिफिनेशन। लेकिन अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। तो जब इसका आंसर देखें हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चले तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा, कस्क्यूटा। और अगर हम और परजीवी की बात कर ले तो उसके अंतर्गत आता है अमरबेल। ठीक है, अमरबेल हो गया, चंदन का पेड़ हो गया, ये सब क्या है? एक परजीवी का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं, जो ऑप्शन है मलेरिया का परजीवी। जैसे अगर मलेरिया के परजीवी के बारे में बात करें तो आप इससे भली भांति परिचित होंगे। मलेरिया का जो परजीवी है उसे प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया का परजीवी क्या? प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। ठीक है, और ये जो मलेरिया है वो किस मच्छर से के काटने से फैलता है? वो एनाफिलिस के मादा मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये था आपका ऑप्शन 4 जो मलेरिया परजीवी है उसके बारे में कुछ बातें जो आपको साथ में ध्यान रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो मलेरिया रोग है वो किस परजीवी के कारण फैलता है? तो वो प्रोटोजोआ। वो किसके कारण फैलता है? वो प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। ठीक है, आपको इसमें ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना था, तो मैं इसके साथ साथ इससे भी इंक्लूड कर दिया हूँ कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रहे। तो और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने साथ एक कॉपी और पेन को ज़रूर रखें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता हूँ उसे भी साथ में क्लियर करते चल रहा हूँ। तो सारी बातें आपको याद ना रहे तो आप उसको नोट करते रहिए और वीडियो जब ख़त्म हो जाए तो एक बार उसे अच्छे से फिर रिवीजन कर लीजिए। और मेरे प्लेलिस्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अवेलेबल है, और जो अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया कर उससे पहले देख लीजिए, उससे आपको बहुत सारे डाउट और क्लियर होते चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोपेन। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होगा उससे पहले बात कर ले कि प्रोपेन किस समूह के अंतर्गत आता है। प्रोपेन जो है वो एल्केन के समूह के अंतर्गत आता है। किसके समूह में आता है? एल्केन। प्रोपेन एल्केन समूह के अंतर्गत आता है, और एल्केन का जो सूत्र बनता है वो कैसे बनता है? वो बनता है CnH2n+2। ये हो गया आपका एल्केन का सूत्र। और हमसे पूछा जा रहा है प्रोपेन के बारे में, और प्रोपेन का तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोपेन जिसमें कार्बन के कितने अणु हैं? तो कार्बन के उसमें 3 अणु हैं। कार्बन के 3 अणु हैं, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं C3H का वैल्यू तो 3 2 जा 6 और +2 यानी कि C8। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? C3H8। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 2 था प्रोपेन। ठीक है, उसका सही आंसर क्या होगा? C3H8। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपको ये रखना है कि ये किसके अंतर्गत आता है। इसका जो सूत्र होता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो एल्केन समूह के अंतर्गत आता है, जिसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या हो गया आपका? आणविक सूत्र है वो C3H8। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ध्वनि हवा में 333 मीटर स्क्वायर की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार 1 सेकेंड में मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन को पहले समझने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि हवा में 333 मीटर सेकेंड स्क्वायर की चाल की से यात्रा कर रही है।
इस प्रकार वो 1 सेकेंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? तो किसके द्वारा तय की जाती है? यहाँ पे देखिए ये पावर जो इंडिकेट कर रहा है वो मीटर प्रति सेकंड माइनस में इंडिकेट कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है अगर ये 1 सेकंड चलेगा तो वो पॉजिटिव में पहुँच जाएगा। उसका जो आंसर होगा अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशांति, ऑप्शन 4। और इसके साथ साथ अगर आप कुछ और बातों को ध्यान में रखें तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, तो किस में होती है? सबसे अधिक ठोस में होती है। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो सबसे कम किस में होती है? सबसे कम वो गैस में होती है। तो ये सबसे अधिक हो गया और ये सबसे कम हो गया। तो इसके साथ ये भी फैक्ट है जो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। इस क्वेश्चन को फिर एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसके ऑप्शनों को भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है ऑप्शन 4 है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जब किसी संकुचित स्लिंगी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो देखिए स्लिंगी जस्ट लाइक आप एक स्प्रिंग समझ सकते हैं। जब स्प्रिंग को आप कुछ देर तक उसको प्रेस करके रखिएगा, मतलब नीचे की तरफ दाब के रखिएगा, और जब उसे छोड़ दीजिएगा तो उसमें क्या होता है? उसमें गति आ जाती है। ठीक है, तो वो किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा? वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 है, गतिज ऊर्जा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में नहीं होता है? यहाँ क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं होता है। तो आपको पता है कि साइकिल में गतिज ऊर्जा भी होती है, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है और रासायनिक ऊर्जा भी होती है। रासायनिक ऊर्जा नहीं होती है। रासायनिक ऊर्जा का जो डिफिनीसन है अगर वो देखा जाए तो रासायनिक ऊर्जा का डिफिनीसन क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा का डिफिनीसन क्या है? इसमें नए पदार्थ बनते हैं। लेकिन जब हम साइकिल चला रहे हैं तो उसमें कोई पदार्थ तो बन नहीं रहा। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 ही होगा। तो साइकिल चलाते समय जो ऊर्जा नहीं निकलती है वो कौन सी ऊर्जा है? वो है रासायनिक ऊर्जा। यही क्वेश्चन अगर चेंज करके पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऊर्जा निकलती है तो उसमें क्या हो जाएगा? आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा हो जाएगा और यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? केंद्र मतलब सेंटर में मौजूद होता है। तो सेंटर में क्या मौजूद होगा? तो सेंटर में उसका जो अंडप है वो मौजूद होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जो फूल के केंद्र में कौन सा मौजूद होता है? तो क्या मौजूद होता है? वो अंडप मौजूद होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश, मतलब एक फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें आपको फिल करना है कि डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। तो बहुविखंडन के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो प्लाज्मोमोडियम उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्लाज्मोमोडियम उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन 4। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? मतलब ये धातु इतना मुलायम होता है कि इसे हम क्या कर सकते हैं? चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये कौन सा धातु है? ये है सोडियम। ये कौन सा धातु है? ये है सोडियम। और सोडियम के बारे में बात कर ले तो इसका जो संकेत होता है वो संकेत होता है Na, और इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकाले तो क्या निकलेगा? 281। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 है। सोडियम एक मुलायम धातु है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, और साथ ही साथ इसे केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील होती है, जिस कारण इसे केरोसिन ऑयल में इसे डुबाकर रखा जाता है। जो वायु के संपर्क में आने में ये जलने लगती है। इससे बचने के लिए इसे हम क्या करते हैं? केरोसिन के तेल में रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर क्या हो जाएगा सही? सोडियम। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फूलों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है फूलों वाले क्वेश्चन नंबर 9 है फूलों वाले, ठीक है। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों को मार्जिन में कलियां पैदा होती है? मतलब कि आप कुछ देखे होंगे कि फूल वाले जो रहते हैं वो पत्तियों के बीच में मार्जिन के दर से कलियां पैदा कर देती है। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है वायोफाइलम के कारण। किसके कारण होता है? ये वायोफाइलम के कारण होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने एक नॉमिकल क्वेश्चन रखा है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो मैं सोचा कि एक एक दो क्वेश्चन आपको हर सेट में इस टाइप का मैं दे दिया करूँ, जिससे आपको नॉमिकल का भी थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस होता रहे। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे नॉमिकल क्वेश्चनों को मैं एक ही वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 4 मीटर प्रति सेकेंड की साथ स्थानांतरित होने वाले 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की इस गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी यानी कि के ई का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि हाफ 1/2 m का वैल्यू m, यानी m को पहचानने का तरीका क्या है, m का मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान को अगर हम किसी के एंडिंग में kg देखते हैं तो उसे हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, वो द्रव्यमान है। और v क्या होता है, वेग का जो पहचान है उसके साथ क्या होना चाहिए, उसका जो मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। तो यहाँ से हमें दो चीज़ पता चला गया, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ mv², हाफ mv² में m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5, और v का वैल्यू क्या होगा 4 × 4। अब इसके कैलकुलेट कर लेता हूँ, 4 का टेबल में 2 बराबर कटा, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यानी कि 4.0। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा, 4 जूल। मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, बस काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv², उसे मैंने पुट किया और कैलकुलेट करके जो आंसर आया वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और आपको ये साथ में बताता चलूँ कि जो ऊर्जा का SI मात्रक है वो क्या है, तो जूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 जूल। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है इसमें, इसलिए मैंने इसमें स्टार मार्क लगा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 को पहले मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 की ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन के एक अणु में, तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओजोन का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है। तो ओजोन का जो अणुसूत्र है वो होता है O3। अब ये जो 3 है इसे ही परमाणु बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इसे ही परमाणु बोला जाता है। और जो इसके आगे रहता है उसे क्या बोला जाता है, उसे अणु बोला जाता है। तो यहीं पे हमारा आंसर हो गया। लेकिन मैं इसके बारे में और आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, पहले इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1। और इसके साथ में मैं ओजोन के बारे में और थोड़ा उसके डिटेल्स में आपको समझाता हूँ। ओजोन जो है एक ग्रीक शब्द है ओजोन क्या है, एक ग्रीक शब्द है जो ओजीन से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है, ओजीन से लिया गया है। और ओजीन का मतलब क्या होता है, ओजीन का मतलब होता है सुगंध, ठीक है। ओजीन का मतलब क्या होता है, सुगंध। कहने का मतलब है कि ओजोन जो है एक तीखी गंध वाली नीली गैस है। ओजोन कैसी गैस है, एक तीखी गंध वाली नीली गैस है। और इसका रासायनिक सूत्र मैंने आपको भी बताया था O3, ठीक है। और साथ ही साथ ये बताता चलूँ कि ओजोन की एक परत पृथ्वी के समताप मंडल में मौजूद है, जो क्या करती है, जो हमें अल्ट्रावायलेट किरण यानी कि यूवी किरण से पृथ्वी की सतह को पहुंचने से रोकती है। ओजोन की एक परत किस मंडल पे है, तो आपको ये भी ध्यान में रखिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, किस मंडल में है, तो वो समताप मंडल में है। और इसका वर्क क्या है, यानी कि इसका काम क्या है, तो ये अल्ट्रावायलेट जो किरण होती है, जो हमारी त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होती है, उसे पृथ्वी पर पहुँचने के लिए रोकने में सहायक है। तो यहाँ से देखिए ओजोन के बारे में हमें कितना फैक्ट पता चला। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दूँ। सबसे पहले कि ओजोन का जो अणुसूत्र है वो O3 है, क्लियर। इसमें जो परमाणु की संख्या वो कितनी है, वो 3 है। ओजोन के बारे में और मैंने आपको क्या समझाया कि ओजोन जो है किस लैंग्वेज से लिया गया है। ओजोन एक ग्रीक शब्द है, कि कौन सा शब्द है, एक ग्रीक शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है ओजीन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सुगंध। क्या मतलब होता है, जिसका मतलब क्या होता है, सुगंध, ठीक है। और इसके साथ साथ यह एक कैसी गैस है, इसलिए इसका नाम पड़ा, ये एक तीखी नीली गैस है। इसका जो कलर है वो किस टाइप का है, इसका कलर नीली गैस में है, क्लियर। तो इन सारे फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये भी साथ में था कि ये पृथ्वी को किस सतह पे पाया जाता है, ये समताप मंडल में पाया जाता है। किस मंडल में, समताप
मंडल में। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दृष्टिकोण से देखिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार प्रीवियस एग्जाम में जब मैं सेट बना रहा था तो इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीटेड देखा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने इसके बारे में इतना डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। तो यह किस दिशा में मुड़ती है, पहले आप क्वेश्चन को आराम से समझिए कि जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से किधर जा रही है, विरल माध्यम में यात्रा करती है, तो ये किस दिशा में मुड़ती है। तो आइए पहले एक एक करके ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन है कि ये अभिलंब से दूर तथा धीमी हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है अभिलंब की ओर तथा धीमी हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है अभिलंब की ओर तथा गति बढ़ जाती है। और लास्ट ऑप्शन है अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। तो इसके लिए आप घर पे एक प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग आपको यह करना है कि मान लीजिए आप एक टब लिए, उसमें पानी पूरा भरा हुआ है और उसके ऊपर क्या किया, आप एक छड़ी डाल दिए। तो आप देखिएगा कि ये क्या है, ये अभिलंब से दूर होते जा रही है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये अभिलंब से दूर होती जा रही है। और इसकी गति क्या है, इसकी गति जब पानी में से डालिएगा तो इसकी गति क्या है, ये बढ़ती चली जा रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, और आपको कैसी प्रतीत होगी वो, जब आप किसी भी छड़ी को अगर स्ट्रेट वे डालिएगा, तो अगर आप इस तरह से उसे डाले हैं, सपोज कीजिए कि मान लीजिए एक टब है और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और इसमें आप क्या एक छड़ी डाली है। जब आप ये इस स्टिक को आप डाले हैं सीधा, लेकिन जब आप इसे देखिएगा ध्यान से तो ये आपको किस तरह से प्रतीत होगा, ये आपको मुड़ी हुई प्रतीत होगी। क्लियर, आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। ये अभिलंब से दूर होगी तथा इसकी क्या होगी, इसकी गति बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात ये कितना, ये तेज़ी से नीचे की ओर आएगी। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट, जिसे आई बढ़ता है और संभावित अंतर भी स्थिर रहता है, ठीक है, वोल्ट स्थिर रहता है और करंट क्या होता है, वो बढ़ जाता है, तो क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें प्रतिरोध कम हो जाता है। और ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें ओम का नियम से ही पता चलता है, ठीक है। ये हमें ओम का नियम ही बताता है, यदि करंट हम बढ़ा रहे हैं और वेग को क्या किए हुए, स्थिर रखे हुए हैं, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, जो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हीलियम को छोड़कर सभी नॉवेल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉवेल गैस है उसकी संख्या कितनी है, ठीक है, और हीलियम के अलावा कौन कौन सी गैसें नॉवेल गैस है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करता चलूँ कि जो आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसके जो समूह 18 में सम्मिलित जो भी गैस है, कौन सा समूह नंबर 18, समूह नंबर 18 में सम्मिलित जो भी गैसें हैं वो सारे के सारे गैसें क्या है, वो सारे गैसें नॉवेल गैस है, यानी कि वो अक्रिय गैस है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा गैस है, चलिए अब मैं आपको वो बता दूं। इसमें जो गैस है उसमें टोटल जो नॉवेल गैसों की संख्या है वो है 6। क्लियर, तो सबसे पहले आपको हीलियम के बारे में बताया गया है। तो हीलियम की जो परमाणु संख्या वो कितनी होगी, 2। इसके बाद है नियॉन की कितनी है, तो नियॉन की 10 है। उसके बाद क्या है, तो नियॉन के बाद आपका आर्गन की कितनी है, तो आर्गन की 18 है। आर्गन के बाद बात करूँ मैं क्रिप्टॉन की कितना है, तो क्रिप्टॉन का है 36, ठीक है। क्रिप्टॉन के बाद क्या है, जेनॉन का क्या है, तो जेनॉन का 54। और लास्ट में जो है आपका रेडॉन यानी कि जिसे आर्यन से उसका संकेत है, इसकी संख्या, इसकी परमाणु संख्या कितना है, 86। तो आप किसी भी एलिमेंट, किसी भी जो भी नॉवेल गैस है, किसी भी नॉवेल गैस को आप देखिए, उसके जो बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो सिर्फ हीलियम को छोड़ के, तो कितना बच रहा, देखिए मैं इसे फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप पहले ध्यान से सबके जो परमाणु संख्या उसको ध्यान से देख लीजिए। 10 किसका है, नियॉन का। आर्गन का कितना, 18। क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। सपोज कीजिए कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहा हूँ नियॉन का,
तो नियॉन का निकाल रहा हूँ। नियॉन की परमाणु संख्या अभी मैंने आपको बताया कितना है 10। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहूँ तो क्या आएगा 2 और 8। तो इसके जो आउटर सेल है यानी कि जो बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 8, नियॉन की बात हो गई। अब चलिए एक और एलिमेंट ले लेते हैं आर्गन, ठीक है, एक और एलिमेंट को लिए आर्गन। अब आर्गन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है 18। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूँ तो इसमें क्या हो जाएगा 2 8 8। इसके भी आउटर सेल में देखिए यानी कि बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 8। तो इससे पता चल रहा है कि हीलियम को छोड़कर बाकी के जो भी नोबेल गैस है उसके जो बाहरी सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर क्या है, ऑप्शन 1, ठीक है। और देखिए ये इसके आउटर सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से भरा हुआ अष्टक है। ये क्या इंडिकेट कर रही है, पूरी तरह से भरा हुआ अष्टक है। और ये इन तत्वों की स्थिरता का मुख्य कारण यही है क्योंकि ये पूरी तरह से भरा हुआ है, इन्हें किसी एलिमेंट से ना को कुछ लेना है ना तो कुछ देना है। इसलिए आप नॉर्मली देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा, ठीक है। ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती है इसलिए इसे अक्रिय गैस कहा जाता है। क्लियर। इस प्रकार इसकी जो संयोजकता बनती है, संयोजकता क्या बनेगी आपको पता होगा, जिसके आउटर सेल में एलिमेंट की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 8 होती है तो उसकी संयोजकता क्या बन जाती है, उसकी संयोजकता 0 हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है। और मैंने सारे नोबेल गैसों को एक एक करके आपको बताया है, उसके इलेक्ट्रॉनिक संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ उसकी परमाणु संख्या के बारे में भी आपको बताया है। तो इसे एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा सा 2 मिनट पीछे जाके एक बार फिर से ध्यान से देखिए, समझिए। और अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए तो इसको नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्न धारणाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। तो न्यूटन, आइजैक न्यूटन के नाम से जो प्रसिद्ध आपको पता है, तो वो गणित के निम्न शाखाओं में से किसका आविष्कार किया था। तो न्यूटन जो है किसका आविष्कार किया था, बीजगणित, ज्यामिति, तर्क, गणना। तो इसका जो सही आंसर है कैलकुलेशन यानी कि ऑप्शन 4 गणना का। और इसका आविष्कार कब किया था न्यूटन ने, इसका आविष्कार हुआ था 17वीं शताब्दी में। कब हुआ था, 17वीं शताब्दी में। और दूसरे ऑप्शनों के बारे में बात कर लूँ, अगर मैं तर्कशास्त्र के बारे में बताऊँ आपको, तर्कशास्त्र जिसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था अरस्तु ने। और ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये यूनान से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनान को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तर्कशास्त्र का जो आविष्कार किया था वो कौन किए थे, तो अरस्तु किए थे। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये यूनान से। उसके आगे बढ़ता हूँ, मान लीजिए आप इसमें जो बच गया, क्या बच गया इसमें फिर, बीजगणित। बीजगणित के बारे में बात कर लो, तो बीजगणित के बारे में बात कर लो तो इसका जो आविष्कार किया था, ये किया था मोहम्मद इब्न मूसा। किसने किया था, मोहम्मद इब्न मूसा। ये सारे चीज़ आप ध्यान से लिखिए क्योंकि आपको कभी कभी ये क्वेश्चन जो है आपको मिलान करने के लिए भी मिल जाए, 1-2 कॉलम रहे और सामने सामने आपको फिर उसमें अरेंज करने के लिए बोला जाए, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बीजगणित का क्या हो गया, मोहम्मद इब्न मूसा। बच गया लास्ट में आपका ज्यामिति। ज्यामिति आप लोग पढ़ रहे होंगे, यूक्लिड का एक मेथड पढ़ते हैं। तो अब इस ज्यामिति का जो आविष्कार किया था वो किसने किया, तो वो यूक्लिड ने ही किया था। क्लास 10 में बहुत बार पढ़ाया गया आपको यूक्लिड मेथड। तो ज्यामिति का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, यूक्लिड। और यूक्लिड किस देश से थे, तो ये मिस्र से थे। किस देश से थे, ये मिस्र से थे। तो ऑप्शन 1 2 3 4 के बारे में भी मैंने बात किया और सारे चीज़ों को एक एक करके आपके सामने रखा हूँ। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लूँ कि क्या था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्न शाखाओं में से किसका आविष्कार किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 गणना का। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को भी ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। यहाँ पर आपसे पहला समीकरण पूछा, हो सके दूसरा पूछ ले, तीसरा पूछ ले, तो आप इसको ध्यान से समझिए। मैं सभी को एक एक करके अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो ये किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे फिजिक्स में, जब बनाने के लिए आपको दिया जाता है V = U + AT। V = U + AT। V4 हो गया आपका वेग, ठीक है, A4 हो गया आपका त्वरण और T4 हो गया टाइम।
तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो गति का पहला समीकरण है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, वो वेग और समय को दर्शा रहा है। वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, वो वेग और समय को दर्शा रहा है। पहला नियम आपको मैंने फॉर्मूला के थ्रू बता दिया, क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये था पहला समीकरण। अगर दूसरा समीकरण पूछे तो आप फॉर्मूला के थ्रू समझिए, यहाँ पे s इक्वल टू हो जाता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हो जाता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा समीकरण हो गया। और तीसरा समीकरण अगर आपसे पूछे यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एक एक करके मैंने तीनों समीकरण को भी आपके सामने लिख दिया हूँ, आप इसे भी नोट कर दीजिए। हो सके पहला सीटिंग दूसरा सीटिंग में अगर पहला समीकरण पूछा तो आने वाले सीटिंग में दूसरा पूछ ले, तीसरा पूछ ले, इसलिए मैं सारे चीज़ों को एक एक करके आपको बताते चल रहा हूँ। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि यू भी किसे कहते हैं तो भी का मतलब क्या होता है, आपको पता है भी का मतलब क्या होता है, भी क्या हो गया, भी का मतलब हो गया अंतिम वेग। क्या हो गया, अंतिम वेग। उसी तरह यू का मतलब क्या हो गया, तो यू का मतलब हो गया प्रारंभिक वेग। क्या हो गया, प्रारंभिक वेग। उसके बाद क्या बच गया और आपका ए बच गया, तो ए को मैंने अभी आपको बताया त्वरण। ठीक है, ए को क्या बोल रहे हैं, त्वरण बोल रहा। एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब हो गया दूरी, जो दूरी को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में बच गया टी, तो टी तो बताने की जरूरत नहीं है, टी आपको पता है, टी फोर होता है समय। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 16 था, 16 का जो सही आंसर है कि गति का पहला समीकरण किस चीज़ को दर्शा रहा है, वेग और समय का। बाकी का मैंने दूसरा और तीसरा समीकरण भी आपको अच्छे से फॉर्मूला के थ्रू समझा दिया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो पिच है किस पर निर्भर करती है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। पिच मतलब साउंड का कम होना, ज़्यादा होना, ये इसी को बोला जाता है पिच। हाइयर पिच, लोअर पिच आप सुने होंगे। तो ये क्या हो गया इसका सही आंसर, ऑप्शन 4। ये किस पर निर्भर करता है, ये उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 4। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है यांत्रिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का एक संयोजन है। गतिज ऊर्जा और डैश का एक संयोजन है। तो आप एक फॉर्मूला के थ्रू इसको समझिए। यांत्रिक ऊर्जा जिसे हम एम ई से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा जिसे हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, उसे हम एम और ई से इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, के ए यानी कि काइनेटिक ऊर्जा प्लस पी ई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो के ई प्लस पी ई, के ई प्लस पी। तो यहाँ पे हमें गतिज ऊर्जा दिया हुआ यानी कि काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। तो और क्या बचना चाहिए इसमें क्या हो गया, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी मैं आपको बताता चलूँ, क्या होता है इसका, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पी ई, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एम जी एच। ये हो गया इसका फॉर्मूला भी। तो यहाँ से हमें देखिए 3 क्वेश्चन को पता चला। पहला क्वेश्चन था कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है, तो वो स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। नंबर 1 मैंने उस दोनों में रिलेशन भी आपको बता दिया कि यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। उसके साथ मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो एम जी एच। तो ये इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे। इससे ये होगा कि मैं जो ज़रूरी फैक्ट आपको बता रहा हूँ वो आप उसको साथ में उसको भी नोट करते चलें। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा धनायन है। तो आयन कितने प्रकार के होते हैं, पहले आप ये समझिए। आयन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं धनायन जिसे प्लस से इंडिकेट करते हो, और एक होता है ऋण आयन जिसे हम माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे सिर्फ प्लस के बारे में पूछा है, निम्न में से कौन सा एक धनायन है। तो धनायन है तो कौन सा है, वो अमोनिया। कौन सा है वो, अमोनिया, मतलब अमोनिया NH4। अब यहाँ पे देखिए ये धनायन हो गया, नाइट्रेट NH3, और ये क्या हो जाएगा, ये ऋणायन हो गया। OH कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या होता है CO3, ये क्या हो गया, ये भी ऋणायन है। और उसके बाद क्या है, हाइड्रोक्साइड OH, ये भी क्या है, एक ऋण आयन है। मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव का साइन है वो क्या हो गया, ऋण आयन हो गया, और जिसके ऊपर पॉजिटिव का साइन है वो क्या हो गया, वो धन आयन हो गया। क्लियर। तो आपको पहचाना था कि दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा है जो एक धन आयन है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन
1 अमोनियम। क्वेश्चन नंबर 20, और मैंने क्वेश्चन नंबर 20 को लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा गया हो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसे भी आप स्टार मार्क कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर ले। क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आपको आंसर बता दूं पहले कि निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। और साथ में साथ ये भी बताते चलो कि निर्वात में ही जो है प्रकाश का वेग सबसे तेज होता है। सबसे तेज किस में होता है, तो वो निर्वात में ही होता है। इसके अलावा प्रकाश का वेग किस में होता है, अगर आपसे पानी के बारे में पूछ ले तब आपका आंसर क्या होगा, और कांच के बारे में पूछ ले कि बताइए कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा, पानी में प्रकाश का वेग कितना होगा। अगर पानी में अगर पूछ ले तो इसका आंसर होगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका पानी में। अगर कांच में पूछ ले तब क्या होगा, कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए इसमें भी हम लोगों ने 3 चीज़ों को ध्यान से समझा। और क्या क्या समझा, पहले निर्वात में प्रकाश का वेग समझा, वो क्या था 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ठीक है, अब पानी में हमने आपको बताया 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और लास्ट था कांच में क्या है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसमें साथ में साथ एक क्वेश्चन और बन रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो वो निर्वात में होता है। सबसे अधिक निर्वात में होता है, और सबसे कम अगर पूछ ले तो किस में होता है, वो कांच में होता है। तो ये इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 को इतना इंपॉर्टेंट दिया क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिले। तो ये था आज का हमारा पार्ट 3 वीडियो साइंस का, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चनों को एक एक करके ऑप्शन के साथ काफ़ी डीपली में आपके साथ डिस्कशन किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। इस तरह के और भी वीडियो मैं आने वाले सीरीज़ में लेते आऊँगा। तब तक के लिए चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।